हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरह से घर पे सुरक्षित होंगे, घर वालों के साथ स्वस्थ होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर इन 10th क्लास। हम लोग हैं साइंस पढ़ रहे हैं और इस साइंस में 12th चैप्टर जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा। सॉरी, यस, विद्युत। ठीक है बच्चों, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? विद्युत। ओके, इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर में है जिसका नाम है अध्याय नंबर 12 विद्युत, इलेक्ट्रिक। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 12.1 जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, विद्युत धारा एवं परिपथ, ये हमारी चैप्टर्स है। ओके बच्चों, आप सबको पता है क्या कि विद्युत धारा जो है वह निर्माण होगा कब? जब आवेश, ठीक है, जब चालक पदार्थ में, जब चालक पदार्थ में आवेश का प्रति समय प्रवाह होता है। प्रति समय प्रवाह होता है। ठीक है, प्रति समय प्रवाह होता है तब यह विद्युत धारा कहलाती है। तब यह क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, कब कहलाती है विद्युत धारा? जब चालक पदार्थ बच्चों, ठीक है, क्या कि आवेश के चालन के आधार पर, आवेश के चालन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है या नहीं है? पहला चालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा कुचालक। यह 3 भागों में जो है बच्चों वो हमने चालक मतलब किसी भी पदार्थ को जो है वो बांट रखा है। चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से उसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाह कर सकता है। ठीक है, वही क्या होता है? चालक पदार्थ। क्या होती है चालक? जिसमें धारा आसानी से उसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाह कर सकता है। अर्धचालक, इसमें धारा अल्प मात्रा में प्रवाह करती है। किसमें करती है? अल्प मात्रा में। ठीक है, अल्प मात्रा में प्रवाह होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से आसानी से उसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, इसके कारण धारा आसानी से प्रवाह कर सकता है।
और चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा अल्प मात्रा में प्रवाह होती है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। बोलिए हाँ या ना। अब बच्चों किस पर आ जाओ, कुचालक पर आ जाओ। कुचालक क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, जिससे धारा प्रवाह शून्य होता है। धारा प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे चालक पदार्थ को, मतलब ऐसे भी पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं? कुचालक, जिसमें धारा आसानी से उसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाह कर सकता है। अर्धचालक क्या होता है? इसमें धारा अल्प मात्रा में प्रवाह होती है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कुचालक क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है और जिसे धारा प्रवाह शून्य होता है। ठीक है ना, समझ आगे बता। ऐसा पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह शून्य होती है और जिससे धारा प्रवाह शून्य होता है। ठीक है, इसमें धारा अल्प मात्रा में प्रवाह होती है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। भाई, जिसमें धारा आसानी से उसमें उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाह कर सकता है। समझ में आ गई होगी? बोलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वह आ चुका होगा यह बात। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। ये दूसरे नंबर का क्या है भैया? ये हमारे पास दूसरे नंबर का क्या है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या है? चालक है। ठीक है, ये अर्धचालक है। ठीक है, ये अर्धचालक है, ये चालक है और ये हमारे पास कुचालक है। तीनों समझ चुके होंगे। तो हमने लिखा है जब चालक पदार्थ में आवेश का प्रति समय प्रवाह होता है। ठीक है, जब चालक पदार्थ में आवेश का प्रति समय प्रवाह होता है तब यह विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं यहां से, अर्थात विद्युत धारा I बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग? यहां से I बराबर में क्या लिख सकते हैं? आवेश का प्रवाह डेल्टा Q बटा में डेल्टा T। ठीक है भाई, डेल्टा Q क्या है? आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह। ठीक है, और बटा में बच्चों डेल्टा T क्या है? समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, तो प्रति समय अंतराल में आवेशों का प्रवाह कितना हुआ है वही क्या कहलाता है बच्चों? धारा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ओके, इसी को बच्चों इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों, ठीक है, किसी चालक में, ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। बोलिए हाँ या ना। धारा कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में, भाई धारा आप देख रहे हो, भाई धारा किसमें आसानी से प्रवाह कर सकता है? चालक पदार्थ में। इसीलिए हम लोग कैसा पदार्थ ले रहे हैं यहां पर? चालक। तो किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है, दर का मतलब होता है बच्चा बटा समय, और किसका प्रवाह? धारा मतलब आवेश का। किसका प्रवाह? आवेश का। तो आवेश का प्रति समय प्रवाह क्या कहलाती है बच्चों? धारा कहलाती है। ठीक है, धारा कहलाती है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, नोट करके बच्चों यह बात अलग कर सकते हो। यह बात बिल्कुल अलग था, यह बात अलग था, ये हमारी आगे टॉपिक चल रही थी, यह बात हमारे अलग थे। ठीक है ना, डबल एरो लगा करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिएगा फिर इसको लिख लीजिएगा। ओके,
इसको लिख लीजिएगा, फिर बच्चों इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। ओके, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, क्या क्या कि अब आवेश क्या होता है ना। तो बच्चों इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिससे वह अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, क्या कहलाती है, कर सकता है, ठीक है। वह गुण आवेश कहलाता है, ठीक है। वह गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात बच्चों। आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिससे वह अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वही गुण उस पदार्थ का क्या कहलाता है भाई, आवेश कहलाता है, ठीक है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, यह बात भी आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आवेश की दो प्रकृति होती है। आवेश की कितनी प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है भाई। आवेश में कितनी प्रकृति होती है बच्चों, दो प्रकृति होती है। आवेश की कितनी प्रकृति, दो प्रकृति। पहला धनात्मक या फिर धनावेश और दूसरा ऋणावेश, दो प्रकृति आवेश की, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, बोलिए हाँ या ना। ऋणावेश को क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत। आपके नीचे चली गई, ये लीजिए, आ गई आपके कैमरे में। क्या ये कैमरे में आ गई, बोलिए, क्या ये आपके कैमरे में आ चुकी है। है ना, ये आपके कैमरे में बिल्कुल आ चुकी है। ओके, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। चलिए, आवेश की कितनी प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग प्लस कैपिटल क्यू या प्लस स्मॉल क्यू से व्यक्त कर सकते हैं। ऋणावेश क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग माइनस कैपिटल क्यू या फिर माइनस स्मॉल क्यू से व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और कुछ हम बता देते हैं आपको, मिटा दिया जाए इससे पहले इसको मिटा देते हैं बच्चों। लिख लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब बताइए आप लोग, जो बताइए क्या कि जो धनावेश होता है वो क्या होता है, क्या होता है धनावेश।
बच्चों धनावेश क्या होता है, ठीक है, धनावेश क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, धनावेश क्या होता है, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर निकाल ली जाती हैं, ठीक है, निकाल ली जाती हैं, ठीक है, निकाल ली जाती हैं, उसे उसे धनावेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे धनावेश कहते हैं। धनावेश क्या होगा, धनावेश क्या होगा, जब किसी पदार्थ से जो हम लोग क्या निकाल लें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, ठीक है ना, क्या बच्चों निकाल लें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, ठीक है, तब वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, धनावेशित, प्लस क्यू या स्मॉल क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये धनावेशित आवेश हो गया, ठीक है ना बच्चों, ये कैसे हो गया, धनावेशित हो गया जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल ली जाती है। ओके, कोई पदार्थ बच्चों ऋणावेशित कैसे हो सकता है, ठीक है, धनावेश समझ गया कैसे हो सकता है बच्चों, कोई भी पदार्थ ऋणावेश कब कहलाएगा, ऋणावेशित कब कहलाएगा, ऋणावेश कब कहलाएगा, बोलिए आप, कब कहलाएगा, ठीक है ना, कब कहलाएगा, आप ही बताएं कि भाई ऋणावेश कोई पदार्थ कब कहलाएगा, जब बच्चों उस पदार्थ से, ठीक है ना, जब उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दी जाएंगी, बोलिए हाँ है ना, जब पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दी जाती हैं, इलेक्ट्रॉन दी जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है वो, ऋणावेश, ठीक है, ओके, क्या कहलाता है, ऋणावेश, ओके, मतलब माइनस क्यू से इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो ऋणावेशित हो गया, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गई, ओके बच्चों, ऋणावेश का जो उदाहरण है वो क्या है, ऋणावेश, भाई ये ऋणावेशित क्यों हो रहा है, किसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, क्या दे रहे थे, ये है ना ऋणावेश का उदाहरण है बच्चों, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, इसको बच्चों आप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, दैट मींस क्या कि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाए तो ऋणावेश हो जाता है, दैट मींस क्या, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ऋणावेशित होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ऋणावेश का जो उदाहरण है, ऋणावेश का जो उदाहरण है बच्चों वो क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश का उदाहरण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई बात बच्चों। धनावेश का उदाहरण कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, धनावेश के उदाहरण है, ठीक है, प्रोटॉन जिसको हम लोग पीछे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वो जो किसके उदाहरण है, ऋणावेश के, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप दे रहे थे तो ये ऋणावेशित हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो इसको जो देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ला के देंगे तो दैट मींस इसके ऊपर में कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो धनावेशित हो जाता है, क्यों बच्चों, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो इसके पास किसका निर्माण हुआ है, धनात्मक आवेश का, प्रोटॉन का, ठीक है ना, तो बच्चों प्रोटॉन जो है वो धनावेश के उदाहरण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के उदाहरण है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों, ओके। इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों कितनी आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आवेश होती है, भाई आवेश तो ऋणात्मक होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश का कितना मात्रा होता है, आवेश का 1.6 गुना 10 के घात -19 कुलाम्ब के मान का आवेश होता है, कुलाम्ब के मान का आवेश होता है, ठीक है, आवेश होता है, ओके बच्चों, दैट मीन्स भाई आवेश का जो मात्रक है वो आपको पता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम्ब होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक कुलाम्ब, जिसको हम लोग सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, कुलाम्ब सी होता है, ओके, तो इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन के पास
आवेश का चिन्ह क्या होगा भाई? ऋणावेश होगा। आवेश का कैसा होगा? ऋण वाला भाग होगा। लेकिन आवेश का मात्रा कितना होगा, मान कितना होगा? तो वो होगा बच्चों 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलाम होता है। ठीक है, कुलाम होता है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश का 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम के मान का आवेश होता है। और आवेश की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित होती है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है बच्चों? तो इसके पास बस चिन्ह प्लस का होता है भाई। इसके पास बच्चों, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होती है वो होती है माइनस में कितना? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। बच्चों प्रोटॉन के पास आवेश होती है कितना? प्लस में कितना? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। क्या यह बात सब आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये सब सारी बातें आप समझ पा रहे हैं बच्चों? भाई इलेक्ट्रॉन का दिया जाना ही ऋणावेश होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन किसका उदाहरण है? ऋणावेश का। ठीक है ना? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। समझ में आई? दैट मीन्स जिसको भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी दे रहे हैं वो खुद ही कैसा है? इस प्रकृति का है, ऋणावेश प्रकृति का, इसीलिए वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ऋणावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन दी जाती है। धनावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ली जाती है, बाहर निकाली जाती है। ठीक है भाई, धनावेश का उदाहरण क्या है? प्रोटॉन है। ऋणावेश का उदाहरण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया इसके पास आवेश का कितना मात्रा होता है? भाई आवेश का मात्रा कितना होता है? वो होता है 6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। किस प्रकृति का? धनात्मक प्रकृति का। भाई इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश का मात्रा होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। चिन्ह कौन सा होता है? ऋणात्मक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन के पास आवेश का मात्रा कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आवेश का मात्रा देख रहे हैं आप, मान देख रहे हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन का है? एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन के पास ये मान होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों? बताइए, नहीं होना चाहिए? ओके, दैट मीन्स बच्चों एक बात और आप यहां लिख सकते हैं क्या? इसके ठीक नीचे लिख सकते हैं आप क्या? कि किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश को, किसी पदार्थ पर आवेश को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न प्रकार से, किसी पदार्थ पर आवेश को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों Q बराबर में प्लस माइनस NE से, Q बराबर में प्लस माइनस NE से। बच्चों यहां Q क्या है? Q है आवेश, Q है आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रा किस पर? पदार्थ पर। ठीक है, पदार्थ पर। ठीक है बच्चों, यहां पर n क्या है? n क्या है? पूर्ण संख्या। बच्चों क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसका? इलेक्ट्रॉन की संख्या का, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कुलाम। बोलिए हाँ या ना? क्या ये सब आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल बच्चों। यहां से हम लोग बच्चों एक क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? ये देखो, 1 कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। यहां से क्वेश्चन बन रहा है, हल लिखेंगे। हल कैसे करेंगे भाई? तो लिखेंगे दिया गया मान, दिया गया मान। बोलो, आवेश दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है? 1 कुलाम दे रखा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस 1 कुलाम दे रखा है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल।
बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसे दिखाए हैं, देख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसे दिखाएं, n से। n का मान पूछ रहा है, तो हमने कहा भाई अब कौन सा सूत्र लगाए, ये दो वैल्यू दे रखा है, मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है, तो हमने कहा बच्चों पदार्थ पर आवेश को किसे दिखाते हैं, किसी भी पदार्थ पर आवेश को कैसे व्यक्त करेंगे, पदार्थ पर आवेश कैसे व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करते हैं बच्चों पदार्थ पर आवेश को क्यों व्यक्त करते हैं, Ne से, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर बच्चों आवेश किस में है, प्लस में है, बोलो हाँ या ना, है ना। चलो ठीक है, बराबर भाई आवेश, पदार्थ पर आवेश कितना है, किसी पदार्थ पर आवेश 1 कूलाम, बराबर में n ही तो ज्ञात करना है, बोलो हाँ या ना। तो प्लस माइनस तो बताता है कि धनावेशित है या ऋणावेशित है, बोलो हाँ या ना। तो ये कैसे कैसे आवेशित है, धनावेशित है। तो चलो हम लोग को संख्या निकालनी है, तो हम लोग इस चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो n और गुना में e, भाई e का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलाम होती है। n का वैल्यू निकालना है आपको, तो यहां से n बराबर लिख दो, इसको इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा 1 कूलाम बटा में 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलाम, बोलो हाँ या ना। कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा 1 बट्टा में 1.6, और बच्चों 10 के घात माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 के घात में प्लस 19, बोलो हाँ या ना। भाई 1.6 से पॉइंट उड़ाओगे ऊपर जाएगा 10, 10 बट्टा 16, 16 से भाग करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 16 से 10 में भाग लगेगा नहीं, पॉइंट लगाओगे तो इसके ऊपर में 0 चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। या फिर बच्चों क्या करो कि एक 0 इससे ले लो, भाई 19 है ना, तो इससे एक 0 ले लो तो कितना हो जाएगा 100, और बटा में 16, यहां कितने बच जाएंगे 10 के घात में 18, बोलो 16 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, कितना बचा 4, फिर बचेगा 16 दूनी 32, फिर कितना बटा 8, 16 पंचे 80, 6.25 गुना में कितना 10 के घात 18, समझ में आ गई बात, बोलो। तो बच्चों इस तरह से किसी एक कूलाम आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6.25 गुना 10 के घात 18 की संख्या होती है, बोलिए हाँ या ना। क्या ये सब सारी बातें आप समझ पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपके कैमरे में सब कुछ विजिबल है और आप बिल्कुल सब कुछ नोट कर रहे होंगे। क्या इसको इरेज कर दिए जाएं, बताओ, इरेज कर दिया जाए, चलिए। तो अपनी बात जो बच्चों स्टार्ट हुई थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी, विद्युत धारा से। कहां से स्टार्ट हुई थी, विद्युत धारा से। टॉपिक हमारा विद्युत धारा एवं परिपथ था बच्चों, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत धारा एवं परिपथ था, बोलिए हाँ या ना। विद्युत धारा का बच्चों हमने है ना परिभाषा लिख लिया था कि आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसे दिखाते हैं बच्चों, आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या लिखा था हमने, डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी लिखा था, बोलिए बच्चों है या नहीं है। यहां पर डेल्टा क्यू का मतलब क्या था, आवेश का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह था, बोलिए हाँ या ना। और बटा में बच्चों ये डेल्टा टी क्या था, ये डेल्टा टी था समय अंतराल, क्या था समय अंतराल, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बच्चों आप सबको पता है कि आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह उसकी मात्रा क्या होगी, मात्रक क्या होगी, कूलाम्ब होंगी। समय अंतराल क्या होगा, समय अंतराल का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। तो बच्चों धारा की एक मात्रक क्या हो सकती है, कूलाम्ब बटा सेकेंड। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, धारा का मात्रक लिख रहे हैं, धारा का मात्रक लिख रहे हैं,
बोलिए हाँ या ना। तो कूलाम बटा सेकेंड। तो बच्चों इसका एसआई मात्रक भी एक होता है, इसको कौन सा मात्रक बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। समझ में आई? इसको कौन सा मात्रक बोलते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ओके, एसआई मात्रक भी कुछ नाम की चीज होती है बच्चों। एसआई मात्रक कितना होता है? तो वो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है आवेश धारा का? तो बच्चों ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं बच्चों? एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो धारा का मात्रक जो है वो क्या होता है? ए होता है। ओके, ये बच्चों एक ठीक है, एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। एक क्या थे बच्चों? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे भाई? आंद्रे, ठीक है बच्चों, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर थे। ठीक है, ओके बच्चों, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांसीसी थे। ओके, कहां के थे? फ्रांसीसी थे। इसका नाम क्या था? आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है ना, इसी के नाम पर बच्चों धारा का जो है वह मात्रक पड़ा था। क्या? एम्पियर। ओके, तो ऐसा मात्रक कहां से पड़ा था? समझ में आ रही है बात? आंद्रे मेरी एम्पियर ने दिया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर यह पड़ा था। कोई दिक्कत? क्या सब में समझ में आ रही है आपको? एकदम पक्का आ रही है बच्चों? आवेश का मात्रक मैंने आपको बता दिया, समय का मात्रक पहले से पता है, विद्युत धारा का मैंने आपको परिभाषा बता दिया, विद्युत धारा का मैंने सूत्र बता दिया। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए, क्या एक सवाल बना लिया जाए? क्या एक सवाल बना लिया जाए यहां से? बोलिए सवाल बना लिए जाए बच्चों। किसी चालक पदार्थ से 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाह होती है। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाह होती है तब आवेश का मान बताएं। तब आवेश का मान बताएं। क्या बताना बच्चों? आवेश का मान बताना है। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे भाई? हल में आ जाएंगे और हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? दिया गया मान। कौन सा वाला मान? दिया गया मान है या नहीं है? हमने कहा भाई सबसे पहले क्या दे रखा है? धारा दे रखा है, मतलब आई दे रखा है। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। उसके बाद बच्चों टाइम दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 2 मिनट दे रखा है। 2 मिनट दे रखा है। बच्चों आपको जो मात्रक की पद्धति यूज करनी है वो कौन सी करनी है? MKS पद्धति यूज करनी है। MKS मात्रक पद्धति यूज करनी है आपको। बोलिए हाँ या ना। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। मिनट को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 2 गुना में 60 सेकेंड बराबर कहे तो 120 सेकेंड। बोलिए हाँ या ना। तो ये टाइम दे रखा है बच्चों। आपसे पूछ क्या रहा है? आवेश का मान बताना है, आवेश का मात्रा बताना है। बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स बच्चों आपसे Q कहे या फिर डेल्टा Q कहे, इसका मान पूछ रहा है। बोलिए हाँ या ना। डेल्टा Q का मान पूछ रहा है। तो बच्चों हम लोग यहां से लिखेंगे क्या? कि धारा के सूत्र से। धारा का सूत्र क्या था बच्चों? धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर में डेल्टा Q बटा में डेल्टा T। बोलिए हाँ या ना। डेल्टा Q क्या है? निकालना है। I दे रखा है कितना? 2 एम्पियर। डेल्टा Q ही आपको निकालना है। और बच्चों कितने समय तक? ये 2 मिनट तक। दैट मीन्स कहे तो ये कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा T है भाई। 2 मिनट का एक अंतराल है, तो मतलब कहे तो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड दे रखी है बच्चों। डेल्टा Q आपसे पूछ रहा है, 120 को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बराबर में 2 गुना में 120। बोलिए हाँ या ना। और एम्पियर गुना में सेकेंड, और बच्चों यही एम्पियर गुना में सेकेंड क्या बन जाएगा? कूलाम बन जाएगा। 12 दूनी 24, 240
कूलाम्ब। बोलिए हाँ या ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो एक सवाल भी हमने बना लिया, आसान सा, बहुत ही सिंपल सा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे मोटे सवाल, ज्यादा कोई कठिन सवाल पूछेगा नहीं आपसे। बोलिए हाँ या ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग मिटा दिए जाए इसको, चलो मिटा देते हैं। चलिए बताइए बच्चों, क्या आप सबको पता है धारा का मात्रक, किसका मात्रक? धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। तो धारा का मात्रक एम्पियर वह एक बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है बच्चों? बड़ा मात्रक है, ठीक है, एक बड़ी मात्रक है ये। ओके, तो इसके दो अन्य छोटे मात्रक होते हैं, ठीक है। इसके दो अन्य छोटे मात्रक होते हैं, ठीक है, छोटे मात्रक होते हैं, ठीक है। दो अन्य छोटे मात्रक होते हैं बच्चों, क्या क्या? एक तो धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। इसके बाद जो दो अन्य है बच्चों, वो है, एक है धारा का मिली एम्पियर। क्या है? धारा के जो एक मात्रक है बच्चों, वो क्या है? मिली एम्पियर, ठीक है ना, मिली एम्पियर, जिसका वैल्यू कितना होता है? 10 के घात -3 एम्पियर, छोटा सा मात्रक है, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। ये बच्चों कितना होता है? 10 के घात -6 एम्पियर के बराबर। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये भी एक मात्रक होती है बच्चों, कोई समस्या? ये भी एक प्रकार का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये दो छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। कोई समस्या आप सबको नहीं होने चाहिए, बहुत कुछ आप सबके लिए हम लेकर आए हैं, समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग किस पर? विद्युत परिपथ पर। बच्चों ये विद्युत परिपथ क्या है? परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ क्या है बच्चों, है ना? परिपथ क्या है? तो वह ठीक है, वह विद्युत का, या फिर वह पथ बच्चों, वह पथ जिस पर विद्युत धारा प्रवाह करती है, ठीक है। वह पथ जिस पर विद्युत धारा क्या करती है? प्रवाह करती है, ठीक है। वह पथ जिस पर विद्युत धारा प्रवाह करती है, ओके। यह पथ विद्युत स्रोत बच्चों, यह पथ विद्युत स्रोत, ठीक है, कुंजी। बच्चों विद्युत स्रोत के रूप में हम लोग क्या लेंगे? यहां पर बैटरी लेंगे, ठीक है, सेल लेंगे, बैटरी या सेल लेंगे, ठीक है। कुंजी हो सकता है, ठीक है, विद्युत अवयव हो सकते हैं, ठीक है, एवं संयोजक तार, एवं संयोजक तार का, ठीक है, चालकीय पथ, ठीक है। क्या? विद्युत स्रोत, कुंजी, विद्युत अवयव एवं संयोजक तार का चालकीय पथ, ठीक है, चालकीय पथ जिस पर धारा सतत प्रवाह करती है, धारा सतत प्रवाह कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती है, वह
विद्युत परिपथ कहलाता है, वह विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत परिपथ कहलाता है या नहीं है? जिसका हम लोग फिगर दिखा सकते हैं आपको। एक हमारे पास विद्युत अवयव के रूप में हम लोग बच्चों कुछ प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एक संधारित्र नाम की बच्चों जो है ना एक यंत्र होती है, यह भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक सेल होता है बच्चों, या फिर हम लोग बैटरी ले सकते हैं। ठीक है, एक कुंजी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से। ठीक है, यह कुंजी हो गई हमारी, प्लस एंड माइनस। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? बैटरी हो गया। ये क्या हो गया हमारा? कुंजी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया होगा हमारा? संयोजक तार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? हमारा संधारित्र हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास? एक बल्ब हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास? एक प्रतिरोध हो गया। तो इन सभी में लगातार जब धारा प्रवाह करने के लिए एक पथ तैयार की जाती है, एक रास्ता तैयार किया जाता है, तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं इसको बच्चों, है या नहीं है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या क्या हो सकता है विद्युत परिपथ में? बैटरी, विद्युत अवयव बच्चों, विद्युत अवयव हो सकते हैं कुछ, प्रतिरोध, बल्ब, संधारित्र, संयोजक तार हो सकते हैं, कुंजी हो सकता है। और इन सबको मिला करके, ठीक है ना, विद्युत स्रोत, कुंजी, विद्युत अवयव, संयोजक तार का चालकीय पथ जिस पर धारा सतत प्रवाह कर सकती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ कहलाती है। ठीक है, संयोजक तार का बना चालकीय पथ। एक लाइन और, एक शब्द और जो देते हैं, संयोजक तार का बना, ठीक है, चालकीय पथ जिस पर धारा सतत प्रवाह कर सकती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ कहलाती है। ठीक है, यह बात भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है या नहीं है? तो बच्चों चलिए, इस तरह से हमारा पहला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इतने पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। दूसरा स्टार्ट करेंगे हम लोग, विद्युत विभव एवं विभवांतर। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक अब आपके ब्रेन में खूब अच्छे से जा चुकी होगी। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होते हैं, उसका उदाहरण कौन है, ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, उसका उदाहरण कौन है या नहीं है? बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है, यह सब है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा की दो अन्य छोटी मात्रक क्या होती है, ठीक है, इन सब का जवाब आपके पास है। ओके, किसी भी चालकीय पदार्थ पर हम लोग आवेश की मात्रा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? Q बराबर में प्लस माइनस NE से व्यक्त कर सकते हैं। Q क्या है? किसी भी चालक पदार्थ पर आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या या एक पूर्ण संख्या होंगी। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है? 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम, है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होती है? 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, चालकता के आधार पे मतलब धारा प्रवाह, सॉरी, आवेश प्रवाह के आधार पे, ठीक है, आवेश प्रवाह के आधार पे, धारा प्रवाह के आधार पे, ठीक है, किसी भी पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक क्या था, कुचालक क्या था, चालक क्या था, वो सब समझा दिया मैंने आपको। बहुत ही लंबी सी लेक्चर थी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों 12.2 पर, जिसका नाम है विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं विभवांतर, विद्युत विभव एवं विभवांतर, विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है बच्चों, विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव एवं विभवांतर समझिएगा। जब किसी आवेश को
जब किसी आवेश को, ठीक है, जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु ए तक किसी विद्युत क्षेत्र के, किसी विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है बच्चों, हम लोग आवेश को कहां से ला रहे हैं? जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, लाने के लिए उस पर कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, तब यह विद्युत विभव कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तब यह विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब बच्चों हम लोग किसी बिंदु पर, किसी एक ए बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है नोट करके मैं बता रहा हूं, समझ लेना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या यह आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल, नोट करके बता रहा हूं बच्चों, समझ लेना, ठीक है ना। नोट करके क्या बता रहा हूं मैं? वह क्षेत्र जो किसी प्रकृति के, वह क्षेत्र जो किसी प्रकृति के आवेश के कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण, जो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, वह क्षेत्र जो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होता है, उसमें, ठीक है, उसमें किसी अन्य आवेश को, उसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए, अन्य आवेश को लाया जाए, तो वह विद्युतीय बल, तो वह विद्युतीय आकर्षण, तब वह विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए यहां पर हमने कोई आवेश रख रखा है, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक, तो इस आवेश के कारण बच्चों उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक ऐसा क्षेत्र है ना, यहां पर हमने अगर धनात्मक आवेश रख रखा है, तो इस आवेश के कारण चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वह एक प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल अनुभव करता है। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों अगर किसी अन्य आवेश को इस क्षेत्र में लाया जाएगा तो उस पर कार्य करना पड़ेगा। बोलो है ना? तो जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए उस पर कार्य किया जाता है, तब यह क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई अनंत की बिंदु मान लो यहां पर है। अब अनंत का मतलब ये नहीं पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अनंत का मतलब बच्चों जब हमसे बहुत दूर है वह बिंदु, ठीक है ना। तो कोई बिंदु मान लो मेरा बी है, जो कि कहां पर स्थित, कहां पर है? अनंत पर। तो उस अनंत से बच्चों किसी आवेश को यहां पर लाया गया, जो कि कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है। तो यहां तक लाने के लिए मुझे काम करना पड़ा भाई, यहां से यहां तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। बोलो हाँ या ना? काम करना पड़ा। किस पर? तो बच्चों यहां से हम लोग कोई आवेश प्लस क्यू को लेके आ रहे थे, ठीक है। तो बच्चों इस प्लस क्यू को लाने के लिए यहां तक कार्य करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो इस बिंदु को अनंत से लेके यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। दैट मीन्स विद्युत विभव बराबर में क्या हो गया? विद्युत विभव। बच्चों विद्युत विभव को किसे दिखाएंगे? भी से, ठीक है। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रति आवेश जो कार्य किया गया,
वही कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कहां से, अनंत से ए बिंदु तक। बोलिए हाँ या ना बच्चों, बोलिए हाँ या ना। आप सबको पता है क्या कि दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं जिसे ठीक है, जिसे डेल्टा भी से व्यक्त करते हैं। बोलिए हाँ या ना बच्चों। अगर ये ए बिंदु है और अगर ये बी बिंदु है, बोलिए हाँ या ना, तो इन दो बिंदुओं के बीच में जो बच्चों विभव का अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। बोलिए हाँ या ना, क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विभवांतर। भाई इसका परिभाषा क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बोलो हाँ या ना, होगा। भाई जब किसी आवेश को बी बिंदु से बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है तब उन दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, जब किसी आवेश को बच्चों बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है तब उन दो बिंदुओं के मध्य यह कार्य विभवांतर के बराबर होता है। तब उन दो बिंदुओं के मध्य यह है ना, तब उन दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, प्रति आवेश यह कार्य विभवांतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है। जब किसी आवेश को बी से ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है तब उन दो बिंदुओं के मध्य प्रति आवेश यह कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। या उन दो बिंदुओं के मध्य प्रति आवेश यह कार्य विभवांतर के बराबर होता है। दैट मीन्स बच्चों यहां से लेके यहां तक आपको लाने में क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक आवेश पे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। एक आवेश को लेके यहां से लेके यहां तक लाने में W कार्य करना पड़ेगा, दूसरे आवेश को यहां से यहां तक लाने में फिर से W कार्य करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कहे तो इन दो बिंदुओं के बीच में प्रति आवेश पर उन दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। समझ में आई बात। जब किसी दो बिंदुओं के बीच में प्रति आवेश पर जो कार्य करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बोलिए हाँ है ना। क्या यह बात आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल बच्चों, क्या यह बात आपको समझ में आ रही है कि जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग आवेश को ले जाना चाहते हैं तब हमें कार्य करना पड़ता है। तो प्रति आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है भाई। विभव का अंतर, क्या बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, विभवांतर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये भी क्या है, विभव है, ये डेल्टा क्या है बच्चों, अंतर है। तो विभव का अंतर, किसी का भी अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंतिम वैल्यू में से पहला वैल्यू घटा देते हैं। तो V2 माइनस V1। बच्चों यहां पर आपने आवेश को कहां से कहां तक लेके गए हैं, ए से लेके बी तक। तो अंतिम बिंदु क्या था आपका, बी था, पहला बिंदु क्या था, ए था। तो VB माइनस VA वही किसके बराबर होगा, डेल्टा V के, और वही किसके बराबर में होगा, W/Q के। बोलिए हाँ या ना। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि अनंत पर
किसी भी आवेश का जो विभव होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। अनंत पर किसी भी आवेश का जो बच्चों विभव होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। बोलो हाँ या ना? तो इस बी बिंदु से ए तक लाने में किया गया कार्य वही विभवांतर के बराबर होगा। भाई इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में प्रति आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा? विभवांतर होगा। बोलो हाँ या ना? विभवांतर होगा। विभवांतर बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1 बराबर में क्या हो जाएगा? W बट्टा में Q। बच्चों V2 का मतलब क्या हो गया? अंतिम बिंदु। V1 का मतलब क्या हो गया? पहला वाला बिंदु। तो हमने क्या कहा है? किसी भी आवेश का अनंत पे विभव कितना होता है? शून्य। तो बच्चों यहां पे V2 माइनस V1 क्या हो गया? 0। तो बराबर में क्या हो गया? W बट्टा Q। इसमें से किसी को भी घटाओगे तो क्या आ जाएगा? V2 बराबर में W बट्टा Q। बोलो हाँ या ना? तो अरे भाई साहब जब यहां पे विभव ही एक ही बचा है तो सीधा इसको भी कह दो ना भाई। यहां पर इसके अंदर में कोई 1 और 2, 1 और 2 बिंदु बचा है क्या? तो जब एक है ही नहीं तो इसको सीधा दो क्यों है ना? जब आप एक है ही नहीं तो फिर इसको 2 क्यों कह रहे हो? फिर इसको 2 कहने के वजह सीधा भी कह दो। तो फिर इसका परिभाषा होगा कैसे कि भाई जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तब वही विभवांतर किसके बराबर में होता है? विभव के बराबर में। और वह किसके बराबर होता है? W बटा Q के बराबर। तो प्रति आवेश पर किया गया कार्य कहां से? अनंत से लेके किसी बिंदु तक वह विभवांतर कहलाता है। और वही विभवांतर किसके बराबर में होता है? विभव के बराबर में। कौन से बिंदु पर विभव? दूसरे बिंदु पर विभव। समझ में आई बात? तो किसी बिंदु का अगर आपको विभव निकालना है तो आवेश को कहां से लेके आओगे? अनंत से लेके आओगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अनंत पर किसी भी आवेश का विभव कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। तो किसी भी बिंदु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, प्रति आवेश पर किया गया कार्य होता है। हमको पता है प्रति आवेश पर किया गया कार्य किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रति आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर होता है। लेकिन क्योंकि अनंत से लेके आ रहे हैं तो पहला बिंदु अनंत पर है तो अनंत का विभव कितना? 0। तो भाई अंतिम में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? अंतिम वाला बिंदु। तो इसका मतलब हुआ कि अंतिम बिंदु पर विभव जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु पर विभव। और वो बराबर किसका होगा? W बट्टा Q के। बोलिए हाँ या ना? तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या इन सब में कोई समस्या आ रही है आपको? बताइए बच्चों, कोई तकलीफ? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। विद्युत विभव भी मैंने बता दिया, विद्युत विभवांतर भी बता दिया आपको मैंने। क्या इसको इरेज किया जाए? चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब बच्चों पहुंचते हैं हम लोग कहां पर? ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को, ठीक है, क्या विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। VOLT वोल्ट। दिखाते किससे हैं? V से व्यक्त करते हैं। किसे दिखाते हैं? V से व्यक्त करते हैं। ठीक है। कोई बच्चा इसमें से उठ के पूछ सकता है कि सर विद्युत विभव को और विभवांतर को V से ही दिखा रहे हो आप। विभव होगा तो उसको V से दिखाओगे और फिर उसके जो मात्रक है उसको भी V से दिखा रहे हो। तो हमने कहा हाँ भाई हाँ, ये जो विद्युत विभव है ना उसको तुम कैपिटल V से दिखा देना और यहाँ पे जो इसके मात्रक है इसको स्मॉल से दिखा देना। ठीक है ना? तो मात्रक बच्चों इसका क्या होता है? वोल्ट होता है और वोल्ट से कहे तो V होता है। कोई दिक्कत? बच्चों किसी भी विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए? बोल लो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है।
बच्चों यहां से हम लोग जानते हैं कि विभवांतर, भाई विभवांतर बराबर में होता है W बटा में Q। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों यहां से कार्य का इकाई क्या होता है? जूल होता है, ये सब पता होगा आपको, जिसको हम लोग J से दिखाते हैं। भाई कार्य का मात्रक है, ये कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको C से दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? J बटा में C। और इसका SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट। SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट। बोलो हाँ या ना। V हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलो भाई आगे बढ़ो। बच्चों यहां से 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होगा? 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होगा? जब किसी एक कूलाम्ब आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए, तब उन दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। क्या कहा हमने भाई? जब एक कूलाम्ब, ठीक है, आवेश को, जब एक कूलाम्ब आवेश को किसी दो बिंदुओं के मध्य, किसी दो बिंदुओं के मध्य ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तब यह 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, 1 वोल्ट का परिभाषा आ गया। जब किसी भी 2 बिंदुओं के मध्य, कितने कूलाम्ब को? 1 कूलाम्ब को किसी 2 बिंदुओं के मध्य ले जाना पड़ता है, कितने जूल कार्य करके? 1 जूल कार्य करके। तो उन 2 बिंदुओं के मध्य कितना का विभवांतर उत्पन्न होगा? कार्य करना पड़ता है, तब यह विभवांतर 1 वोल्ट, तब यह विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तब उन 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है बच्चों कितना कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। बोलो हाँ या ना। बच्चों पीछे भी था एक, क्या? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होगा? तो धारा वालों ने क्या था? Q बटा में T। बोलो हाँ या ना। तो भाई क्या हो जाएगा यहां से? जब किसी चालक से, ठीक है ना, 1 सेकेंड तक 1 कूलाम्ब आवेश का प्रवाह किया जाए, 1 कूलाम्ब आवेश का प्रवाह किया जाए, ठीक है, तब इससे उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाता है। कितना एम्पियर कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है। तब धारा कितनी उत्पन्न होती है बच्चों? 1 एम्पियर उत्पन्न होती है। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको? सब मस्त है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। क्या समझ में आ रही है आपको? चलिए मिटा दिया जाए। बच्चों 1 वोल्ट का परिभाषा आ चुका है, 1 एम्पियर का परिभाषा आ चुका है। ठीक है, चलो चलो भाई चलो आगे चलो। देखिए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, तो जिससे जो पीछे जो धारा वाला चैप्टर था बच्चों, जो धारा वाला टॉपिक था, उसमें एक लाइन लगा सकते हैं क्या, कि धारा को मापने के लिए अमीटर, धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। इसे विद्युत परिपथ में
श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों? ये श्रेणी क्रम क्या होता है? तो जब हम लोग, ठीक है ना, अगर ये बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जब ये बैटरी जुड़ा हुआ है तो इसी में हम लोग एमीटर लगा देंगे। ठीक है, और इसी में कोई बच्चों प्रतिरोध लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? तो ये बच्चों प्लस और माइनस, ये बैटरी हो गया। तो इसी परिपथ में अगर मुझे धारा मापना है तो धारा मापने के लिए हमने एक यंत्र लगा रखा है जिसका नाम क्या है? अमीटर। और इसको कैसे लगा रखा है? जिस परिपथ में धारा मापना है उसी परिपथ में। ठीक है ना? और बच्चों इसके पास प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे प्लस और माइनस का। तो अमीटर का प्रयोग कैसे लगाते हैं, कैसे जोड़ते हैं भाई? इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? जिस परिपथ में धारा मापना है, जिस परिपथ में धारा मापना है, ठीक है, उसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन भाई अब आते हैं हम लोग किस पर? वोल्ट मीटर पर। भाई ठीक है, किसी परिपथ का या फिर किसी दो बिंदुओं का, ठीक है, किसी दो बिंदुओं या किसी, ठीक है, दो टर्मिनलों, किसी दो टर्मिनलों मतलब कह दो सिरों, ठीक है, सिरों के मध्य विभव, ठीक है, के मध्य विभवांतर मापने के लिए बच्चों, ठीक है ना, के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए, विभवांतर का मापन करने के लिए, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस परिपथ का आपको विभव मापना है, ठीक है ना, मान लो इसमें बल्ब था, प्रतिरोध था, ठीक है ना, ये सब था, और इसमें क्या लगी हुई थी? एक बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, ओके बच्चों, इस परिपथ का आपको इन दो बिंदुओं के बीच का, ए बिंदु का और बी बिंदु का, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है। तो इस परिपथ के नीचे समांतर, भाई उसके बगल में कैसे लगाओगे? बगल में, उसके बगल में वोल्ट मीटर लगाओगे। समझ में आई? जिस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है उसके बगल में, या तो नीचे या तो ऊपर। जैसे इन दो बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर मापना है तो इस वोल्ट मीटर को या तो ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा दो। समझ में आई बात? जिन भी दो बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर मापना है उन दो बिंदुओं के बीच में, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, उन दो बिंदुओं के बीच में इस वोल्ट मीटर को नीचे या फिर ऊपर लगा दो। एमीटर को क्या करते थे? जिस परिपथ में धारा मापना है उस परिपथ में ही किसी दो बिंदुओं की तार को हटा दो और इस दो बिंदुओं बीच में क्या कर दो? अमीटर को जोड़ दो। क्या यह बात समझ में आ रही है? आई हो तो खूब अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो और खूब अच्छे से अपने नोट्स में इसको क्या करना? डाल देना। ठीक है, मिटा दिए जाए इसको, पक्का? चलो मिटा दिए जाए, चलो भाई मिटा दिए जाए इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। देखिए भाई साहब, एक सवाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सवाल बना लेते हैं। ओके देखो, एक सवाल बनाते हैं। क्या क्या भाई?
किसी दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, किसी दो बिंदुओं के मध्य 2 वोल्ट की विभवांतर, ठीक है, किसी दो बिंदुओं के मध्य 2 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न, ठीक है, किसी दो बिंदुओं के मध्य 2 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न होने पर, ठीक है, 4 कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए, ठीक है, कितना कार्य करना होगा, भैया। किसी दो बिंदुओं के मध्य 2 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न होने पर उन बिंदुओं के मध्य, ठीक है, उन बिंदुओं के मध्य, ठीक है, 4 कूलाम्ब, 4 कूलाम्ब मतलब 4C कूलाम्ब आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा, ठीक है भाई। हल लिखेंगे हम लोग। हल में क्या लिखेंगे? दिया गया मान, क्या लिखेंगे भाई? दिया गया मान, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें क्या दे रखा है? विभवांतर दे रखा है भाई, डेल्टा V का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 वोल्ट, बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या दे रखा है भाई? आवेश दे रखा है, कितने आवेश को ले जाना है भाई? 4 कूलम आवेश को लेना है। तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे? कार्य पूछ रहा है, मतलब W पूछ रहा है हमसे, बोलो हाँ या ना। हमने लगा दिया प्रश्नार्थक चिन्ह। हमने कहा भाई इन तीनों राशियों को, डेल्टा V और ये Q दे रखा है, Q और कार्य W, इन तीनों को मिला करके ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनेगा जिससे हम इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो हमने कहा विभवांतर वाला भाई, विभवांतर है ना। विभवांतर के सूत्र से, किसके सूत्र से? विभवांतर के सूत्र से। क्या होता है? डेल्टा V बराबर में W और बटा में Q, बोलिए हाँ या ना। बच्चों विभवांतर दे रखा है कितना? 2 वोल्ट। W निकालना है, Q दे रखा है कितना? 4 कूलम। तो बच्चों यहां से W बराबर क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट गुना में 4 कूलम बराबर में कितना? 8 क्या? वोल्ट गुना में कूलम, और यही बच्चों क्या बन जाएगा? जूल। तो 8 जूल कार्य करना होगा। समझ में आ गई बात? एकदम आसान था, बहुत ही हलवा कट क्वेश्चन था ये भाई। देख लो और फटाफट देख लो और फटाफट जो है अपने नोट्स कॉपी में डाल दो, ठीक है। एकदम फटाफट देख लो और फटाफट अपने नोट्स कॉपी में क्या करो, इसे डाल दो। कोई दिक्कत? फटाफट देख लो, है ना। क्या इसको इरेज कर दिया जाए? इरेज कर दिया जाए। तो चलो बच्चों, आपका सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं ये सेकंड टॉपिक भी आपके समझ में बिल्कुल आ चुका होगा, सब कुछ आ चुका होगा, ठीक है बच्चों, एकदम सब कुछ आ चुका होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब है बच्चों हमारे पास थर्ड टॉपिक। कौन सा वाला टॉपिक? थर्ड टॉपिक 12.3। यह हमारे पास बच्चों विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या देखेंगे? तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि किसी विद्युत परिपथ को, ठीक है ना, किसी विद्युत परिपथ को, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ को तैयार करने के लिए, ठीक है, करने के लिए निम्न अवयव का प्रयोग करते हैं। निम्न अवयव का प्रयोग करते हैं जिससे विद्युत परिपथ, ठीक है, आरेखीय रूप से, विद्युत परिपथ
आरेखीय रूप से तैयार हो जाता है, आरेखीय रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों। भाई अगर हम लोग को मान लो कि कॉपी पर विद्युत परिपथ तैयार करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पर बैटरी लगा देंगे भाई, बैटरी खोल के लाएंगे मोटरसाइकिल से, है ना, तार खोल के लाएंगे भाई, तार लाएंगे, है ना, कहीं दुकान से खरीद के लाएंगे, बल्ब भाई लाएंगे और कॉपी पे बल्ब लगा देंगे, है ना, बोलो, पंखा लाएंगे खोल के और कॉपी पे लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो किसी विद्युत परिपथ को तैयार करने के लिए भाई किसी विद्युत परिपथ में क्या क्या लगा सकते हैं, बैटरी, कुंजी, ठीक है ना, विद्युतीय अवयव लगा सकते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, ठीक है ना, बोलो है ना, संयोजक तार, इन्हीं सबको मिलाकर के ही तो हमारा जो है ना विद्युतीय परिपथ बनता है ना, बोलो है ना, विद्युतीय परिपथ बनता है ना। तो हमने कहा उस विद्युतीय परिपथ को तैयार करने के लिए हमें जो है वह निम्न अवयव का प्रयोग करेंगे, इसी से हमारा क्या तैयार हो जाएगा, आरेख तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रयोग अवयव का निम्न संकेत लेते हैं, निम्न संकेत लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या क्या लेते हैं वो देखो, निम्न संकेत बनाते हैं हम लोग, क्या क्या बनाते हैं भाई, ये देखना, क्रम संख्या, ठीक है, अवयव और फिर प्रतीक, ठीक है भाई, अवयव, क्रम संख्या, अवयव और फिर उसके प्रतीक। पहले नंबर में किसको ले रहे हैं भाई, किसको ले रहे हैं हम लोग, पहले सेल को ले लेते हैं, ठीक है। सेल कैसा होता है भाई देखने में, प्लस का टर्मिनल और माइनस का टर्मिनल। अगर हम लोग कॉपी पे अगर हम लोग इस सेल को दिखाना चाहते हैं बच्चों, तो इस सेल को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, बोलो हाँ या ना। अगर हम लोग बच्चों कॉपी पर बैटरी को दिखाना चाहते हैं, तो बैटरी क्या होगा, सेल का संयोजन होगा, सेल का संयोजन होगा, बहुत सारे सेल जुड़े होंगे एक दूसरे से, है ना, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, है ना, इस तरीके से जुड़े होंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बैटरी कहलाएगा, बोलो हाँ या ना। ये पूरा संयोजन क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, ठीक है, क्या, तार की संधि, भाई किसकी संधि, तार की संधि, ठीक है भाई। तार कहीं जुड़े होंगे बच्चों तो किस तरह से होंगे, किस तरीके से जुड़े होंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। यहां कहीं तार है और यहां कहीं तार है, ये दो तार अगर किसी दो बिंदु पर जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, बोलो हाँ या ना, इस तरीके से दिखाएंगे, बोलो कोई दिक्कत। तो ये हो गई हमारा एक संकेत। भाई चौथा संकेत किसका, ठीक है, एक, भाई चौथा संकेत किसका, किसका लेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्रॉसित, क्रॉस करने वाले, ठीक है, कैसे करने वाले बच्चों, क्रॉस करने वाले तार, एक दूसरे को क्रॉस करने वाले, कैसे होंगे भाई, ठीक है ना, ऐसे होंगे, और इधर से तार बनाएंगे तो इधर से इधर ऐसे ऐसे बने होंगे, दो तार क्रॉस करेंगे तो ऐसे बने होंगे, बोलो हाँ या ना। पांचवें नंबर में बच्चों हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बच्चों, प्रतिरोध, क्या कहें हम, प्रतिरोध, कैसा होगा बच्चों, या इस प्रकार से दिखाएंगे, बोलिए हाँ या ना, जिस प्रकार से प्रतिरोध होगा बच्चों हमारा, बोलिए हाँ या ना। बच्चों एक हमारे पास धारा नियंत्रक होता है, क्या होता है, धारा नियंत्रक, ठीक है, ठीक है, धारा नियंत्रक। ये बच्चों कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, प्रतिरोध की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके नीचे एक ऐसे तीर की तरह जो है ना, ये जॉकी लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है बच्चों, जॉकी, क्या लगा होता है, जॉकी, ठीक है। क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है, बिल्कुल भी नहीं सर। क्या ये अब आपके कैमरे में विजिबल है, क्या विजिबल है, ओके चलो आगे बढ़े। क्या यह समझ में आ गई आपको, आ गई बच्चों, चलो आगे देखो।
सातवां हम लोग दिखा रहे हैं कौन सा, और जो सातवां दिखा देते हैं यहां पर हम लोग। सातवां कौन सा दिखा रहे हैं, देखो सातवां कौन सा दिखा रहे हैं भाई, सातवां दिखा रहे हैं हम लोग बच्चों क्या, अमीटर। क्या दिखाते हैं हम लोग, अमीटर। अमीटर कैसे दिखाएंगे बच्चों, इस तरह से होगा, एक प्लस का सिरा और एक माइनस का सिरा, ठीक है ना। आठवां होगा बच्चों हमारा कैसा, वोल्ट मीटर। आठवां क्या होगा, वोल्ट मीटर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भाई। कैसा होगा वोल्ट मीटर, तो इस तरीके से बच्चों, प्लस और फिर माइनस और भी बना होगा। बोलो हाँ या ना भाई। नौवां दिखा सकते हैं हम लोग, क्या दिखाएंगे बच्चों नौवां हम लोग, वो देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो नौवां क्या दिखाने वाले हम लोग बच्चों, बल्ब दिखाएंगे, ठीक है। कम ऑन मैन, बल्ब दिखाएंगे हम लोग। बल्ब कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ये बल्ब का संकेत होगा, ठीक है। 10वां हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों, 10वां हम लोग दिखाएंगे किसको, कुंजी को, ठीक है। कुंजी कैसा होगा बच्चों, इस तरह से दो घेरे बने होंगे, ठीक है, दो ब्लॉक से बना हुआ होगा, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे बच्चों। हम लोग 11वां दिखाने वाले हैं किसको, ठीक है। कुंजी भी बच्चों दो अवस्था में होंगी, किस अवस्था में होगा, दो अवस्था में। अगर केवल दो ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों खुली कुंजी, ठीक है ना। कैसी कुंजी, खुली हुई कुंजी, ठीक है, खुली कुंजी, ओके, जिसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और बच्चों ये हमारा क्या होगा, बंद कुंजी, ठीक है। जब कुंजी, जब स्विच, कुंजी का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर स्विच, ठीक है। तो ये जो बच्चों हमारा कुंजी है वो बंद होगा, दो ब्रैकेट्स लगे होंगे, ठीक है, और उसमें डॉट्स लगे होंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा कैसा कुंजी होगा, एक बंद कुंजी होगा, ठीक है। तो इस तरह से 11 प्रकार के संकेत है बच्चों जो आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा दिया जाए इसको, ओके मिटा दिया जाए, चलो मिटाते हैं। तो तीसरी टॉपिक भी बच्चों आपको क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक चौथी टॉपिक भी बच्चों हम लोग इस वीडियोस में देखते हैं, फिर हम लोग इस वीडियोस का अंत कर देंगे, ठीक है। एक चौथी टॉपिक भी देख लेते हैं जो है हमारा ओम का नियम। किसका नियम बच्चों, ओम का नियम। एक चौथी टॉपिक भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार सी टॉपिक है। कौन सा, ओम का नियम, ठीक है ना, एक ओम का नियम, ठीक है। देखो बच्चों 12.4 क्या है ये, ओम का नियम, ठीक है ना, ओम का नियम, ओके, ओम का नियम, ठीक है। किसका नियम बच्चों, ओम का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम का नियम। ये ओम का नियम क्या था बच्चों, किसने दिया था, 1827 ईस्वी में दिया था, ठीक है। 1827 ईस्वी में, ठीक है, भौतिक विज्ञानी, ठीक है ना, भौतिक विज्ञानी, ठीक है ना, भौतिक के बहुत ही बड़े विज्ञानी थे, ठीक है। भौतिक विज्ञानी कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। भौतिक विज्ञानी जर्मन के, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था इसका बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया, इस नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है। कब किया, 1827 ईस्वी में किया। भौतिक के वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के थे। नाम क्या था इसका, जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। भौतिक के वैज्ञानिक, विज्ञानी थे ये बच्चों, कोई ऐसा बड़ा वैज्ञानिक थे नहीं ये, भौतिक के जानकार थे। 1827 ईस्वी में उन्होंने कुछ बातें की, क्या की भैया, क्या किया, ओम का नियम है क्या, तो डबल इन्वर्ट कमा के मैं बंद कर रहा हूं और लिख रहा हूं क्या, कि किसी चालक में, ठीक है बच्चों, किसी चालक के दो बिंदुओं के, किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न
किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न विद्युत विभवांतर, विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। या फिर कहे तो समानुपाती होता है। कैसे होता है? समानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है या फिर कहे तो समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है। ओके, ये बात कहा था उसने। उन्होंने कहा था बच्चों, अगर कोई चालक है, अगर कोई क्या है, चालक है, ओके, अगर कोई चालक है बच्चों, तो उसमें प्रवाहित धारा, भाई धारा किसके कारण उत्पन्न होगा इसमें? भाई आवेश के प्रवाह के कारण, बोलो हाँ या ना। किसके प्रवाह के कारण? आवेश के प्रवाह के कारण। किस बिंदु से? ए से लेके बी बिंदु तक, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों किसी भी दो बिंदुओं के बीच किसी चालक में जो धारा प्रवाह है, इस दो बिंदुओं के बीच में जो बच्चों धारा प्रवाह कर रहा है, उसके कारण उन दो बिंदुओं के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ये ये क्या है? चालक पदार्थ है हमारा। किधर है? क्या है ये? चालक पदार्थ है बच्चों, ठीक है। इस चालक में जो बच्चों, इस चालक के दो बिंदुओं पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? उस चालक में प्रवाहित धारा के। बोलिए हाँ या ना। यही है बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? डेल्टा भी समानुपाती I है या नहीं है? ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है कौन? उस चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के, ठीक है भाई। किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है किसके? उस चालक में प्रवाहित धारा के। ये बात किसने कहा था? ओम ने कहा था, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब? चलो, आप सबको पता है बच्चों, सबसे पहले क्योंकि जब धारा की बात की गई थी उस समय पर जो है ना, जब धारा की बात की गई थी उस समय पर इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ नहीं था। तो दैट मींस धारा का जो दिशा है वो किसकी दिशा में माना गया था? भाई ये बच्चों धनात्मक टर्मिनल है, बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल और ये ऋणात्मक टर्मिनल। तो बच्चों धनात्मक टर्मिनल से कौन निकलता है? प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। और ऋणात्मक टर्मिनल से कौन निकलता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऋणात्मक टर्मिनल से कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो जिस समय पर बच्चों धारा की खोज की गई उस टाइम पर जो है वह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ नहीं था, इसीलिए जिस दिशा में प्रोटॉन चलता है बच्चों उसी दिशा में धारा का दिशा माना गया। समझ में आई? तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा का दिशा होता है, धारा का दिशा होता है। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? बच्चों इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से, निम्न विभव बिंदु से, निम्न विभव बिंदु से उच्च विभव बिंदु की ओर प्रवाह करता है, की ओर प्रवाह करता है, ठीक है, प्रवाह करता है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, ठीक है, के लिए दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं का स्थिति, दो बिंदुओं का स्थिति उच्च, दो बिंदुओं का स्थिति उच्च एवं निम्न विभव का होना चाहिए, निम्न विभव का होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे अगर उष्मा कहीं से चल सकता है तो कहां से चल सकता है? गर्म जगह से ठंडे जगह की ओर, ठीक है ना, समझ में आई? पानी बह सकता है ऊंचे से नीचे की ओर, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या पानी जो है बच्चों
वह अगर आप यहां रख दें तो क्या यह यहां से यहां जाएगा? एक ही तल पे पानी को रख दो तो क्या यह पानी आगे बहेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। धरती पे छोड़ दोगे तो फैल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर समांतर जगह पे बच्चों रखा हुआ है पानी, तो अगर कोई दाब उत्पन्न नहीं हो तो यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? इलेक्ट्रॉन का चलना कब होता है? जब दो बिंदुओं के बीच में एक उच्च विभव पर हो और दूसरा निम्न विभव पर हो। समझ में आ गई बात? तभी इलेक्ट्रॉन चलेगा, है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है वो कौन सा विभव होता है? निम्न विभव बिंदु होता है, ठीक है, निम्न विभव का बिंदु होता है। और जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आके ठहरने वाला है वो कौन सा होगा बच्चों? उच्च विभव। तो धारा कौन से विभव से स्टार्ट होता है? उच्च विभव से, ठीक है। धारा कहां से होता है? उच्च विभव से। और इलेक्ट्रॉन कहां से होता है? निम्न विभव से। समझ में आ गई यह बात? उच्च विभव और निम्न विभव समझ में आई बच्चों? जहां जिस टर्मिनल पे जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन रहता है वो निम्न विभव, और जिस सिरे पर प्रोटॉन रहता है वो उच्च विभव का सिरा हुआ, ठीक है। तो भाई बच्चों हम लोग आते हैं ओम के नियम पर। ओम साहब ने क्या कहा था कि किसी दो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो समानुपाती होता है किसके? धारा के। बोलो हाँ या ना। फिर बच्चों इस समानुपाती को हम लोग बराबर में बदलेंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा जिसका नाम क्या है? आर है। इस आर को क्या कहते हैं बच्चों? आर को कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्या? समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक, बोलिए हाँ या ना। जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम क्या है? प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसके नीचे लिखने वाले हैं क्या? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो आवेशों के प्रवाह में, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न, प्रवाह में, ठीक है, प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ओके बच्चों, किसी प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाते हैं? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। किसी चालक में अगर धारा प्रवाह कर रहा है, आवेश चल रहा है, तो उसमें बच्चों क्या हो जाती है? अवरोध उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो उसी का नाम क्या है? प्रतिरोध है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब यहां पे ओम के नियम से डेल्टा भी बराबर में आई गुना में आर हो गया। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? तो बच्चों यहां से आप आर बराबर क्या लिख सकते हो? आर बराबर क्या लिख सकते हो? डेल्टा भी बटा में आई। बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों, ये जो प्रतिरोध आर दिख रहा है उसका एस आई मात्रक, उसका एस आई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एस आई मात्रक, प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम। संकेत क्या लगाते हैं बच्चों? इस तरह से ओम होता है, ठीक है। समझ में आई बात? बच्चों एक ओम का परिभाषा क्या होगा? क्या होगा? तो जब किसी परिपथ में, किसी चालक पदार्थ में, है ना, क्या किसी चालक में, किसी चालक में 1 एम्पेयर का धारा प्रवाह करने पर, धारा प्रवाह करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है, चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न, ठीक है, विभवांतर 1 वोल्ट होता है। उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तब प्रतिरोध, तब प्रतिरोध, क्या ये आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल। तब प्रतिरोध, तब प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तब प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रतिरोध का मैंने मात्रक बता दिया आपको, कोई समस्या? प्रतिरोध की मैंने परिभाषा बता दी आपको, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? अरे बोलो,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत, बहुत कुछ बता दिया इसमें, बहुत कुछ बता दिया। आगे देखो, आगे देखो, बस ये टॉपिक खत्म करने वाले हम लोग। ये देखो आगे देखो भाई, 1 ओम समझ में आई भाई। आर बराबर में 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पेयर, तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो 1 ओम का परिभाषा दे दिया हमने, दे दिया। अब देखो बच्चों, क्या कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, 0, ठीक है, के लगभग होता है, 0 के लगभग होता है, ठीक है बच्चों, 0 के लगभग होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध, अर्थात चालक का प्रतिरोध नग्न होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नग्न, या फिर कहे तो न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है, ठीक है, नग्न होता है। ओके, उसके बाद जो आते हैं अर्धचालक। कौन से? अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, का प्रतिरोध का मान 1, ठीक है, 1 संज्ञान के, ठीक है, लायक होता है। मतलब एक ठीक ठाक मान होता है प्रतिरोध का, किसमें? अर्धचालक में। और बच्चों कुचालक, ठीक है, कुचालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध सबसे अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम होता है, ठीक है बच्चों। ये जो चालक में जिसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होता है, उसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं? वैसे कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है ना बच्चों। अर्धचालक का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? सिलिकॉन, क्या लिखेंगे? सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन। ओके, समझ में आई बात? कुचालक का एग्जांपल क्या लिखेंगे बच्चों? कुचालक का एग्जांपल क्या लिखेंगे? बोलो, कुचालक का क्या लिखेंगे? ठीक है, कुचालक का लिखेंगे बच्चों हम लोग हीरा, ठीक है, डायमंड, क्या? डायमंड बच्चों, ठीक है, ये कुचालक का एग्जांपल है। बोलिए हाँ या ना, डायमंड, ठीक है, इसका प्रतिरोध सबसे उच्च होता है। बोले कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। चालक पदार्थ किसका प्रतिरोध सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है, आदि कर सकते हैं आप इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, क्या ये सब कुछ तैयार है आपका? क्या ये सब कुछ तैयार है आपका? बोलो बच्चों, क्या कि प्रतिरोध, ठीक है। चलो यार, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में बहुत कुछ मैंने बता दिया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जो है नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। चलो, ओम के नियम में हमने बहुत कुछ बता दिया आपको। अब इसके आगे हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा किसी वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। हम लोग 12.5 टॉपिक को लेके आएंगे बच्चों, जिसका क्या नाम होगा? वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें, मस्ती करते रहें, ठीक है, और ढेर सारे जो है खाना खाते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।